बहुत समय पहले एक गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में मालती अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी भी नहीं थी। माता पिता से भी उसने यही सीखा था कि घर को जोड़ कर रखना ही स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। वो मीठा बोलती, सबका सम्मान करती और किसी के लिए मन में बैर नहीं रखती थी। समय बीता और मालती के विवाह की बात अरुण के परिवार में तय हो गई। अरुण शहर में नौकरी करता था। देखने में शांत और समझदार लगता था। गांव भर में लोग कहते कि मालती की किस्मत खुल गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा तूफान छिपा बैठा है जो मालती का पूरा जीवन बदल देगा। विवाह का दिन आया। पूरा गांव में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। 7 फेरे हुए और मालती ने नए जीवन की शुरुआत कर दी। गृह प्रवेश के समय मालती ने सिर झुकाकर घर की चौखट को प्रणाम किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस घर को अपना घर बना सकूं। सास दूर खड़ी सब देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। मालती ने उनके चरण छुए। सास ने फीकी आवाज में कहा, सदा सुहागन रहो। मालती ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न दूं। सास ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप भीतर चली गई। शुरुआत के 2-3 दिन सब सामान्य था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। सबके सामने सास मालती से बड़े प्रेम से बात करती। बहू जरा पानी ले आ, बहू जरा मिठाई परोस दे। लोग भी कहते, बहन तुझे तो बहुत अच्छी बहू मिली है। सास मुस्कुराकर कहती, भगवान की कृपा है। लेकिन जैसे ही आखिरी मेहमान विदा हुआ, घर का वातावरण बदलने लगा। अगली सुबह अभी अंधेरा ही था कि मालती की नींद दरवाजे पर तेज आवाज से खुली। बहू अभी तक सो रही है। हमारे घर में सूरज निकलने के बाद कोई नहीं उठता। मालती घबरा कर उठी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। माफ़ कर दीजिए, अभी देर हो गई। सास ने ताना मारते हुए कहा, अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं। अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा? मालती बिना कुछ बोले रसोई की ओर चली गई। उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रसोई बनाना और फिर पूरे घर की सफाई करना। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगते, लेकिन सास को जैसे उसकी थकान दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन मालती रसोई में रोटी बना रही थी। सास बोली, पहले अरुण की थाली लगाओ। मालती बड़े प्यार से थाली सजाई, फिर सास के लिए खाना परोसा। जब दोनों खा चुके, तब उसने अपने लिए रोटी लेने की तैयारी की। सास ने तुरंत कहा, इतनी रोटियां किसके लिए बना रही थी? बचा ही क्या है? रसोई में जो बासी रोटी रखी है वही खा लो। मालती ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बासी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू गिरे, लेकिन उसने किसी को दिखाई नहीं दिए। शाम को अरुण घर लौटा। मालती उसके लिए चाय लेकर आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही सास बोल पड़ी, तेरी पत्नी से कह दे काम में जरा तेजी लाया करे। पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी काम पूरे नहीं होते। अरुण ने मालती की ओर देखा। क्या सच है? मालती धीरे से बोली, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन सास ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोशिश से घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। अरुण ने बिना कुछ सोचे कहा, माँ गलत नहीं कहती, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मालती चुप हो गई। उसे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए और सास का व्यवहार पहले से भी कठोर होता गया। वो छोटी छोटी बातों पर डांटती, ताने देती, हर गलती का दोष मरती पर वो टाल देती। कभी चाय में चीनी कम होने पर डांट पड़ती, तो कभी दाल में नमक ज़्यादा होने पर। कई बार गलती किसी और की होती, लेकिन डांट हमेशा मालती को ही सुननी पड़ती। फिर भी मालती हर बार सिर झुकाकर बस इतना कहती,
मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। एक रात मालती रसोई समेट रही थी, तभी उसे कमरे से सास की आवाज़ सुनाई दी। सास धीमे स्वर में अरुण से कह रही थी, बेटा मैं दुनिया देख चुकी हूँ। ये लड़की ऊपर से जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अभी से इसे नहीं संभाला तो आगे चलकर ये पूरे घर पर राज करेगी। अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ आपने ऐसा क्यों कहा? सास ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अभी तो नहीं समझेगा, मैं इसकी हर हरकत देख रही हूँ। समय आने दे, सब समझ जाएगा। रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी मालती के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को अपना मानकर आई है, उसी घर में उसके खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने आंचल से उन्हें पोंछ लिया। वो चाहती तो उसी समय जाकर अरुण से कह सकती थी कि उसने सब सुन लिया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं अभी कुछ कहूँगी तो शायद इन्हें लगेगा कि मैं माँ बेटे के बीच दरार डालना चाहती हूँ। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अभी मुर्गे की पहली बांग भी नहीं सुनाई दी थी कि सास ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। बहू कब तक सोती रहेगी? सूरज निकल आया है, तब उठेगी। मालती तुरंत उठी और बिना कुछ कहे काम में लग गई। उसने आंगन साफ किया, पानी भरा, चूल्हा जलाया और रसोई में नाश्ता बनाने लगी। तभी सास अंदर आई। उसने बर्तन में रखी सब्जी देखी और बोली, इतना तेल क्यों डाल दिया? क्या अपने बाप के घर से लाई है? मालती घबरा गई। मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाया है। मुझसे बहस मत कर, अपनी गलती मानना सीख। मालती ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद अरुण तैयार होकर खाने के लिए बैठा। सास ने बड़े प्यार से उसकी थाली सजाई। बेटा गर्म गर्म रोटी खा ले, नौकरी करता है, ताकत चाहिए। अरुण मुस्कुराकर खाने लगा। मालती रसोई में खड़ी दूसरी रोटी सेक रही थी। सास ने जानबूझकर सारी सब्जी और दाल अरुण की थाली में डाल दी, फिर खुद भी खाना खा लिया। जब दोनों उठ गए तब मालती ने देखा उसके लिए केवल आधी सूखी रोटी बची थी। उसने चुपचाप वही खा ली। अब ये रोज की बात हो गई थी। कभी उसे बासी रोटी मिलती, कभी सिर्फ नमक के साथ सूखी रोटी। कई बार तो पूरा दिन पानी पीकर ही गुजारना पड़ता। लेकिन जब शाम को अरुण पूछता, मालती तुमने खाना खा लिया था ना? तभी सास तुरंत बोल पड़ती, अरे बेटा इसे तो बार बार भूख लगती है, अभी दोपहर में ही भरपेट खाकर उठी है। अरुण बिना कुछ सोचे माँ की बात मान लेता है। धीरे धीरे मालती का चेहरा उतरने लगा, शरीर कमजोर होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर आई। उन्होंने मालती को देखा तो चौंक गई। बहू तो इतनी दुबली कैसे हो गई? मालती कुछ बोल पाती उससे पहले सास हंसते हुए बोली, अरे बहन, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं। जो काम कर लेती है तो चेहरा ऐसा बना लेती है जैसे पहाड़ उठा लिया हो। बुजुर्ग महिला ने मालती की ओर देखा। मालती ने हल्की मुस्कान देकर बात टाल दी। उसने किसी से अपनी तकलीफ नहीं कही। रात को अरुण कमरे में आया तो मालती ने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरुण कपड़े बदलते हुए बोला, क्या बात है? क्या आपको सच में लगता है मैं काम नहीं करती? अरुण ने बिना उसकी ओर देखे कहा, माँ झूठ क्यों बोलेगी? उन्होंने पूरी जिंदगी घर संभाला है, उन्हें लोगों की पहचान है। मालती की आंखें भर आई, लेकिन आपने कभी मुझसे भी पूछा कि क्या सच है? अरुण थोड़ा नाराज होकर बोला, हर बात पर सफाई देना बंद करो। अगर माँ कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई वजह होती होगी। इतना कहकर वो करवट लेकर सो गया। उस रात मालती बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब उसका अपना कहने वाला इस घर में कोई नहीं बचा। दिन बीतते गए, सास का व्यवहार और भी कठोर होता गया। अब वो जानबूझकर मालती से ऐसे काम करवाती जो एक साथ करना लगभग असंभव था।
कभी कहती पहले कपड़े धो, नहीं पहले छत साफ कर, अरे रसोई अभी तक क्यों नहीं बनी। अगर मालती एक काम करती तो दूसरे के लिए डांट पड़ती। एक दोपहर मालती तेज बुखार में थी, रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रोटी तवे पर थोड़ी ज़्यादा सिक गई। सास ने गुस्से में रोटी उठाकर सीधे जमीन पर फेंक दी। इतनी सी रोटी भी नहीं बनती तुमसे, आखिर किस अपशगुन में तुम इस घर में आई हो। मालती ने धीरे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। सास ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। बीमार है तो अपने मायके चली जा, यहाँ कोई तेरी सेवा करने नहीं बैठा है। इतने में अरुण भी घर आ गया। सास ने तुरंत अपना स्वर बदल लिया। देख बेटा, मैं इसे आराम करने को कह रही हूँ, लेकिन इसे तो मेरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती, उल्टा मुझसे बहस कर रही है। अरुण ने गुस्से से मालती की ओर देखा। माँ से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मालती ने घबराकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अरुण कमरे में चला गया। उस दिन मालती ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सच्चाई अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। सास के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसकी हर चाल सफल हो रही है। उस रात मालती देर तक सो ना सकी। उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन अपराध कर दिया है जिसकी सजा उसे हर दिन मिल रही है। कई बार उसके मन में आया कि वो अपने मायके चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर मैं हार मानकर चली गई तो लोग यही कहेंगे कि मैं रिश्ता नहीं निभा पाई। यही सोचकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अगली सुबह हमेशा की तरह वो सबसे पहले उठी, पूरे घर की सफाई की, पानी भरा, नाश्ता बनाया और फिर कपड़े धोने लगी। उसी समय सास अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोली और उसमें रखा एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में कुछ सोने के पुराने गहने और थोड़े से पैसे रखे थे। उसने चारों तरफ देखा, घर में कोई नहीं था। वो धीरे से मुस्कुराई और डिब्बा उठाकर अनाज रखने वाले बड़े संदूक में रख दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय राम, मैं लुट गई, मेरे गहने, मेरे पैसे सब चोरी हो गए। मालती घबराकर दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। क्या हुआ? सास रोने का नाटक करते हुए बोली, मत पूछ, मेरी पूरी जमा पूंजी गायब हो गई। इतने में पड़ोस के 2-3 लोग भी आवाज़ सुनकर घर आ गए। सब ने मिलकर अलमारी देखी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। एक पड़ोसी ने पूछा, घर में आया कौन था? सास ने बिना एक पल रुके मालती की ओर उंगली कर दी। जब से ये आई है घर में अशांति ही अशांति है। आज पहली बार मेरी अलमारी भी खाली हो गई। ये सुनते ही मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप मुझ पर शक कर रही हैं? शक नहीं, पूरा यकीन है। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आज तक किसी की एक पाई भी नहीं उठाई। सास ने तीखी आवाज में कहा, चोर कभी अपना जुर्म मानता है क्या? उसी समय अरुण भी घर पहुंचा। उसने देखा कि घर में भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ माँ? सास फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तेरे पिता की आखिरी निशानी, मेरे गहने सब चले गए। अरुण घबरा गया। किसने लिए? सास ने धीरे से मालती की ओर देखा। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन घर में था ही कौन? अरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मालती के सामने आकर बोला, सच सच बता दो, अगर गलती हो गई है तो अभी मान लो। मालती कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। मेरी कसम मत खाओ, सच बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ। सास बीच में बोल पड़ी, देख बेटा, चोरी भी कर ली और अब आंख मिलाकर झूठ भी बोल रही है। अरुण ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। सभी कमरों की जांच हुई, रसोई देखी गई, आंगन देखा गया। आखिर में सास बोली, इसके सामान की भी तलाशी लो। मालती ने बिना विरोध किए अपना छोटा सा बक्सा खोल दिया। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े, शादी की चुनरी और मायके सिलाई भगवान की छोटी सी तस्वीर थी। कुछ भी नहीं मिला।
पड़ोस के लोग धीरे धीरे कहने लगे, शायद बहू सच बोल रही है। लेकिन सास ने तुरंत बात बदल दी, बहुत चालाक है, कहीं और छिपा दिया होगा। अरुण अब पूरी तरह माँ की बातों के प्रभाव में आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। मालती रोते हुए बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो विश्वास कैसे टूट गया। बस अब और एक शब्द मत बोलो। सास ने आग में घी डालते हुए कहा, बेटा ऐसी औरत घर में रहेगी तो एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर अरुण ने कठोर आवाज में कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही मालती का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहाँ जाऊंगी। अरुण ने मुंह फेर लिया। ये मुझे नहीं पता। सास अंदर गई और मालती का छोटा सा बक्सा उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर बोली, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते चली जा। मालती धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। उसने एक बार पूरे घर को देखा। यही घर था जिसे उसने अपना संसार समझा था। यही लोग थे जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज उसी घर से उसे एक अपराधी की तरह निकाला जा रहा था। वह अरुण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसकी मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। मैंने सच में कुछ नहीं लिया। अरुण ने उसकी ओर देखा तक नहीं। मालती ने कांपते हाथों से अपना बक्सा उठाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बिना कुछ कहे वो घर की चौखट पार कर गई। उसे नहीं पता था अब उसे कहाँ जाना है। वो बस चलती चली गई। पीछे खड़ी सास के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था उसी क्षण उसके अपने कर्मों का हिसाब भी शुरू हो चुका था। और अब समय बहुत जल्द ऐसा सत्य सामने आने वाला था जिसे जानकर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। घर से निकलने के बाद मालती काफ़ी देर तक बिना दिशा के चलती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बक्सा था, तन पर वही साड़ी जिसमें कुछ दिन पहले उसने इस घर में बहू बनकर कदम रखा था। रास्ते में कई लोग मिले, कोई उसे देखता और कोई आगे बढ़ जाता। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो इस हालत में अकेली कहाँ जा रही। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। मालती एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पेट में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। कमजोरी के कारण उसके पैर कांप रहे थे। वो पेड़ के सहारे बैठ गई। धीरे से बोली, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सज़ा मुझे दीजिए, लेकिन मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं टूटूं नहीं। इतना कहती ही उसकी आंखें लग गई। सुबह पक्षियों की आवाज़ से उसकी नींद खुली। शरीर में दर्द था और तेज बुखार जैसे महसूस हो रहा था। उसने पास के तालाब से पानी पिया और फिर आगे चल पड़ी। कई घंटे चलने के बाद उसने दूर एक बड़ा सा आश्रम दिखाई दिया। सफ़ेद रंग का पुराना भवन, सामने तुलसी का चौरा और चारों ओर फैले पेड़ पौधे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम के बाहर लिखा था, यहाँ आने वाला कोई भी भूखा नहीं लौटता। ये पढ़ते ही मालती की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। कुछ लोग आंगन साफ कर रहे थे, कुछ रसोई में भोजन बना रहे थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। उसी समय एक सेवक ने मालती को देखा। बेटी, किससे मिलना है? मालती ने धीरे स्वर में कहा, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं काम करूंगी, बदले में तो वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। सेवक उसे आश्रम के महंत के पास ले गया। महंत लगभग 70 वर्ष के थे। चेहरे पर तेज था और आवाज़ में अपनापन। उन्होंने मालती की ओर देखा। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर बहुत दर्द दिखाई दे रहा है।
मालती की आंखें भर आई। उसने अपने साथ हुई पूरी घटना नहीं बताई, बस इतना कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। महंत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जिसका संसार साथ छोड़ देता है उसका साथ भगवान पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम यहीं रह सकती हो। मालती ने तुरंत चरण छू लिए। मैं पूरी मेहनत से सेवा करूंगी। उस दिन से मालती का नया जीवन शुरू हो गया और रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती। सबसे पहले पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती, आंगन धोती, फिर रसोई में जाकर सब्जियां काटती, बर्तन मांजती और भोजन बनाने में हाथ बटाती। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। आश्रम के लोग भी उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगे। एक दिन रसोई में काम करते समय एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, तो इतना काम करती है फिर भी कभी नहीं थकती। मालती हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब मन टूट जाता है तब शरीर ही थकान महसूस नहीं होती। बुजुर्ग महिला उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें लगा इस लड़की के दिल में कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। दिन बीतते गए। अब मालती को आश्रम में आए लगभग 1 महीना हो चुका था। वो सभी की सेवा करती, लेकिन अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। एक शाम मंदिर में आरती समाप्त होने के बाद वो अकेली बैठी थी। तभी उसकी नज़र आश्रम के पीछे बनी एक छोटे से कक्ष पर पड़ी। वहाँ रोज एक बहुत वृद्ध महिला बैठी रहती थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें देखकर सहज ही सिर झुका देता। आश्रम के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। मालती ने कई बार उन्हें देखा था, लेकिन कभी बात करने का साहस नहीं जुटा पाई। अगली सुबह जब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके हाथ में पानी की बाल्टी छूट गई। पानी चारों ओर फैल गया। मालती घबरा गई और जल्दी जल्दी पानी समेटने लगी। उसी समय वही वृद्ध महिला धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। उन्होंने बिना कुछ कहे दूसरी बाल्टी उठाई और मालती की मदद करने लगी। मालती घबरा गई। माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। वृद्ध महिला मुस्कुराई। जिसका मन दूसरों का बोझ उठाने का आदी हो, उसे किसी का सहारा लेने में क्या शर्मानी चाहिए। मालती ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वो चेहरा कहीं पहले भी देखा हो, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो जिसे वो याद तो नहीं कर पा रही, लेकिन उसका मन उसे पहचान रहा हो। वृद्ध महिला ने मालती के सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से बोली, बेटी, बहुत सह लिया तूने। अब समय आ गया कि तू अपने जीवन का वो सत्य जाने जिसे जाने बिना तेरा मन कभी शांति नहीं मिलेगी। मालती हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे। आखिर ये वृद्ध महिला कौन थी? उन्हें उसके जीवन के बारे में इतना सब कैसे पता था? और वो कौन सा सत्य था जो मालती की पूरी जिंदगी बदलने वाला था? वृद्ध माँ की बात सुनकर मालती कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वृद्ध महिला उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। धीरे से उसने पूछा, माँ, आप मुझे जानती हैं क्या? वृद्ध माँ मुस्कुराए, जितना तू सोच रही है उससे कहीं ज़्यादा। मालती हैरानी में पड़ गई। लेकिन हमारी तो पहली मुलाकात है। वृद्ध माँ ने पास रखी लकड़ी की चौकी की ओर इशारा किया, बैठ जा। कुछ बातें खड़े खड़े नहीं कही जाती। मालती चुपचाप बैठ गई। आश्रम के पीछे बहती छोटी सी नदी की कलकल आवाज़ वातावरण को भी शांत बना रही थी। पेड़ों से आती ठंड हवा मालती के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर वृद्ध माँ बोली, क्या तूने कभी सोचा कि तेरी साथ तुझसे इतनी घृणा क्यों करती है? मालती ने धीमे स्वर में कहा, हर दिन यही सोचती थी माँ। मैं उनकी हर बात मानती थी, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। फिर भी उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह तो दूर इंसान की तरह भी नहीं समझा।
उसकी आवाज़ भर आई। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। वृद्ध माँ ने गहरी सांस ली। कभी कभी गलती इस जन्म की नहीं होती बेटी। मालती ने चौंक कर उनकी ओर देखा। मतलब मनुष्य केवल शरीर बदलता है, कर्म नहीं। कर्म अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। मालती ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। वृद्ध माँ आगे बोली, जिस दर्द को तू आज सह रही है, उसकी जड़ बहुत पुरानी है। मालती का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप कहना चाहती हैं ये सब पहले से तय था? तय नहीं था, लेकिन कर्मों का हिसाब अधूरा था। इतना कहकर वृद्ध माँ उठी और अपने छोटे से कमरे में चली गई। कुछ क्षण बाद वो एक पुरानी लकड़ी का संदूकी लेकर आई। उन्होंने उसे धीरे से खोला। उसमें एक पुरानी माला, कुछ सूखे हुए फूल और ताड़पत्र के कई पुराने पन्ने थे। मालती आश्चर्य से सब देख रही थी। वृद्ध माँ ने एक ताड़पत्र अपने हाथ में लिया और बोली, यह कोई साधारण कागज नहीं, इसमें उन लोगों के जीवन की लेखा है जिसने कर्मों का बंधन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मालती कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ, क्या इसमें मेरा भी कुछ लिखा है? वृद्ध माँ ने उसकी ओर देखा। हाँ। ये सुनते ही मालती की सांसें जैसी थम गई। वृद्ध माँ ने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, तेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा तेरी सांस नहीं है। तेरी सबसे बड़ी पीड़ा तेरे अपने पुराने कर्म है। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मैंने कोई पाप किया था तो मुझे याद क्यों नहीं? वृद्ध माँ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है। अगर हर मनुष्य को अपने सही जन्म याद रहे तो कोई भी शांति से जी नहीं पाएगा। मालती चुप हो गई। वृद्ध माँ ने आगे कहा, लेकिन जब समय आता है तब सत्य स्वयं सामने आ जाता है। इतना कहकर उन्होंने मालती से कहा, आज रात भोजन के बाद मेरे पास आना। मैं तुम्हें वही दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद तेरे मन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पूरा दिन मालती का मन काम में नहीं लगा। वो झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार वृद्ध माँ की बातों पर चला जाता। क्या सचमुच उसका वर्तमान किसी पुराने जन्म से जुड़ा था? क्या उसकी सास बिना कारण उसे घृणा नहीं करती थी? और अगर ये सब कर्मों का फल है तो आखिर उसने ऐसा क्या किया था? रात को आरती समाप्त हुई। सभी लोग भोजन करके अपने अपने कमरों में चले गए। मालती धीरे धीरे वृद्ध माँ के कक्ष की ओर बढ़ी। कमरे के भीतर एक दीपक जल रहा था। वृद्ध माँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मालती को अपने सामने बैठने का संकेत दिया। फिर उन्होंने मिट्टी के एक छोटे पात्र में गंगा जल डाला। कुछ तुलसी के पत्ते उसमें रखे और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। कमरे का वातावरण अचानक बहुत शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय ठहर गया हो। कुछ क्षण बाद वृद्ध माँ ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पात्र में झांकते हुए कहा, बेटी, अब तू जो देखने वाली है उसे देखकर घबराना मत। ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मालती ने कांपते हुए उस पात्र की ओर देखा। पहले तो उसे केवल पानी ही दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे उस जल में हल्की हल्की आकृतियां बनने लगी। एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर, उसके आंगन में खड़ी एक कठोर स्वभाव की स्त्री और उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी एक युवा बहू। मालती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो चेहरा, वो आंगन और वो स्त्री किसी अनजाने स्मृति की तरह उसके भीतर जागने लगी। वृद्ध माँ ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से देख बेटी, यही वो दिन है जहाँ तेरे वर्तमान जीवन की कथा वास्तव में शुरू हुई थी। वृद्ध माँ की बात सुनकर मालती की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखें उस पात्र में दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। उसे एक विशाल हवेली दिखाई दी। आंगन में कई नौकर चाकर थे। उसी हवेली में एक कठोर स्वभाव की सास थी।
उसके सामने एक नई नवेली बहू सिर झुकाकर खड़ी थी। वृद्ध माँ बोली, ध्यान से देख, ये कोई और नहीं बल्कि तेरे ही पिछले जन्म का दृश्य है। इतना सुनते ही मालती के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अगले ही पल उसने देखा कि उस हवेली की सास अपनी बहू पर चिल्ला रही है, पहले सारा काम खत्म कर फिर खाना मिलेगा। बेचारी बहू सुबह शाम से काम करती रही लेकिन उसे भरपेट भोजन कभी नहीं मिला। कई बार उसे केवल सूखी रोटी और पानी देकर सुला दिया जाता। फिर दृश्य बदला। वही सास अपने बेटे के सामने झूठ बोल रही थी, तेरी पत्नी बहुत चालाक है, ये तुझे मुझसे दूर करना चाहती है। बेटा भी बिना कुछ सोचे अपनी माँ की बातों में आ गया। कुछ देर बाद एक दृश्य दिखाई दिया। सास ने झूठा आरोप लगाकर अपनी बहू को पूरे घर के सामने अपमानित किया और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। बहू बहुत रोती हुई घर से चली गई। कुछ दिनों तक भटकती रही, फिर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिसने मुझे इतना दुख दिया है उसे मैं श्राप नहीं देती, बस इतना चाहती हूँ कि एक दिन उसे अपने कर्मों का सत्य समझ में आ जाए। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ले ली। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, माँ, वो निर्दयी सास कौन थी? वृंदवा ने शांत स्वर में कहा, वह तुम थी बेटी। ये सुनते ही मालती जैसे पत्थर की हो गई। उसे अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे भूली हुई यादें लौट रही। वृद्ध माँ आगे बोली, और जिस बहू को तुमने पिछले जन्म में घर से निकाला था, वही आत्मा इस जन्म में तुम्हारी सास बनकर आई है। उसने तुम्हें पहचान तो लिया लेकिन अपने पुराने घावों को नहीं भुला सकी, इसलिए उसने वही दर्द तुम्हें लौटाया जो कभी उसे मिला था। मालती फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। वृद्ध माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। पश्चाताप ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है, लेकिन याद रखना, अगर तुम भी उससे घृणा करोगी तो ये कर्मों का चक्र कभी खत्म या समाप्त नहीं होगा। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उन्हें मन से क्षमा करती हूँ। उधर उसी समय अरुण के घर में सब कुछ बदलने लगा। जिस व्यापार पर अरुण को बहुत गर्व था, उसमें लगातार घाटा होने लगा। घर में रखी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सास भी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रात को जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे बार बार वही सपना दिखाई देता। एक बहू भूखी बैठी है, आंखों में आंसू, और कह रही, मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। हर सुबह वो घबराकर उठ बैठती। अब उसे अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। एक दिन उसने अरुण से कहा, बेटा, मुझे मालती के पास ले चल। अरुण हैरान रह गया। इतने दिनों बाद सास की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। दोनों मालती को खोजते खोजते उसी आश्रम पहुंच गए। आंगन में मालती झाड़ू लगा रही थी। उसे देखते ही अरुण का सिर शर्म से झुक गया। सास धीरे धीरे उसके पास। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, केवल पछतावा था। वो मालती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर वो उसके चरणों में बैठ गई। अरुण की आंखों से भी आंसू बह निकले। मालती, मैंने कभी तुम्हारी बात सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने पति होने का धर्म नहीं निभाया। मुझे क्षमा कर दो। मालती कुछ क्षण तक दोनों को देखती रही। फिर उसने तुरंत सास को उठाया और बोली, माँ, बीती बातों को याद करके हम अपना आज क्यों खराब करें? अगर पिछले कर्मों का फल मुझे मिल गया, तब मैं नए कर्मों की शुरुआत करना क्षमा से करना चाहती हूँ। सास रोते हुए मालती को गले लगा लिया। वृद्ध माँ दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, आज एक अधूरा कर्म पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद अरुण, मालती और उसके सास फिर अपने घर लौट आए, लेकिन इस बार वो घर पहले जैसा नहीं था।
जहाँ पहले ताने सुनाई देते थे वहाँ अब सम्मान था, जहाँ पहले घृणा थी वहाँ अपना मन था। सास अब मालती को बहू नहीं बेटी कहकर पुकारती थी। अरुण हर निर्णय से पहले मालती की बात सुनता था और मालती उनसे कभी पुराने घाव का जिक्र नहीं किया करती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बदला लेने से कर्मों का चक्र चलता रहता है, लेकिन क्षमा करने से वही चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जीवन में मिलने वाला हर रिश्ता किसी न किसी कर्म से जुड़ा होता है, इसलिए किसी के साथ अन्याय करने से पहले ये याद रखना कि समय बदलने में देर नहीं लगती। जो दुख हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में एक दिन हमारे पास लौटकर अवश्य आता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।